बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं सरफराज अहमद में आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज का हमारा लेक्चर है अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन पर्सनैलिटी। ह्यूमन पर्सनैलिटी क्या है, इसमें कौन कौन सी थेरीज़ पर्सनैलिटी के हवाले से हम मुख्तसरन उनका जायज़ा लेंगे और उसके अलावा पर्सनैलिटी असेसमेंट क्या होती है, किस तरह से पर्सनैलिटी की असेसमेंट होती है, इस बारे में बात करेंगे। तो आइए आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पर्सनैलिटी क्या है। तो साइकोलॉजिकल जो क्वालिटीज़ होती हैं किसी भी इंडिविजुअल की, जो इन्फ्लुएंस करती हैं एक वैरायटी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स बिहेवियर को, बिहेवियर पैटर्न को, तमाम जो मुख्तलिफ सिचुएशंस के अंदर और लंबे अरसे के लिए, तो उन्हें बेसिकली हम पर्सनैलिटी कहते हैं। तो साइकोलॉजिस्ट जो डिफ़ाइन करते हैं पर्सनैलिटी को, वो कहते हैं कि जो कम्प्लेक्स सेट ऑफ साइकोलॉजिकल क्वालिटीज़ जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं कि इंडिविजुअल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स पैटर्न्स को, बिहेवियर को अक्रॉस डिफरेंट सिचुएशन एंड ओवर टाइम। थेरीज जो पर्सनैलिटी की हैं उनको ये एक हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट्स होती हैं स्ट्रक्चर और फंक्शंस ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज़ के हवाले से। और हर थेरी जो है उसके दो मेजर गोल्स होते हैं। पहला गोल है कि जो थेरीज़ होती हैं वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करती हैं जो यूनिकनेस होती है हर इंडिविजुअल्स के अंदर, उसके स्ट्रक्चर, ओरिजिन और जो कोरिलेट्स ऑफ पर्सनैलिटीज़ हैं उनके साथ। दूसरा जो है ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करती हैं कि किस तरह से जो हर यूनिक पर्सनैलिटी होती है वो एक ख़ास कैरेक्टरिस्टिक्स पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर का जो रखती है उनके हवाले से। तो जो ट्रेड्स बेसिकली होते हैं एक एंड्योरिंग क्वालिटीज़ होती हैं या एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि प्रीडिस्पोज करते हैं इंडिविजुअल्स को टू बिहेव कंसिस्टेंटली अक्रॉस सिचुएशंस। फॉर एग्जांपल, हम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं ऑनेस्टी को ऑन वन डे बाय रिटर्निंग अ लॉस्ट वॉलेट और अनदर डे बाय नॉट चीटिंग ऑन अ टेस्ट। तो ये बेसिकली है कि वो ट्रेड्स जो कि एंड्योरिंग्स होते हैं, पायदार होते हैं, मुस्तकिल होते हैं, वो एट्रीब्यूट्स या एट्रीब्यूट्स जो कि इंडिविजुअल्स को प्रीडिस्पोज करते हैं कि वो कॉन्स्टेंटली बिहेव करें, तो इसे हम बेसिकली ट्रेड्स कहा जाता है, ट्रेड्स कहते हैं। ट्रेट पर्सनैलिटी थेरीज़ हैं, बहुत सारी थेरीज़ हैं। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट थेरी है आलपोर्ट की ट्रेट अप्रोच है। गॉर्डन आलपोर्ट ने उनका व्यू था कि जो ट्रेड्स होते हैं ये एक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं पर्सनैलिटी को, एक सोर्स ऑफ इंडिविजुअलिटी होते हैं। एलपोर्ट के मुताबिक ट्रेड्स जो होते हैं एक कोहेरेंस पैदा करते हैं बिहेवियर के अंदर, क्योंकि ये जो है कनेक्ट करते हैं और यूनिफाई करते हैं एक पर्सनस के रिएक्शंस को एक वैरायटी ऑफ स्टिमुलस के साथ। तो जो ट्रेट होते हैं वो एक इंटरवीनिंग वेरिएबल के तौर पर काम करते हैं, रिलेटिंग सेट्स होते हैं स्टिमुलाई के और रिस्पॉन्सेस के, और ये तकरीबन जो हैं जो नज़र आ रहे होते हैं और पहले ही दफ़ा में ये चीज़ें नज़र आती हैं, और ये एक हम जो है इसमें एक दूसरे के साथ इनका बहुत कम जो है वो कनेक्शंस होते हैं। तो आलपोर्ट ने आइडेंटिफाई किया था 3 काइंड्स ऑफ ट्रेड्स। ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट इसमें है कि 3 ट्रेड्स आलपोर्ट ने, कार्डिनियल ट्रेड्स हैं, सेंट्रल ट्रेड्स हैं और सेकेंडरी ट्रेड्स हैं। कार्डिनियल ट्रेड्स वो ट्रेड्स होते हैं जिसमें कि इंसान जो है, पर्सन जो है वो ऑर्गेनाइज़ करता है अपनी लाइफ को, और जो सेंट्रल ट्रेड्स होते हैं वो ट्रेड्स होते हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सन को, जैसे कि हॉनेस्टी या ऑप्टिमिज्म है। इसके अलावा जो सेकेंडरी ट्रेड्स हैं स्पेसिफिक पर्सनल फीचर्स होते हैं जो हेल्प करते हैं प्रिडिक्ट करने में कि इंडिविजुअल्स के बिहेवियर को, लेकिन ये लेस यूज़फुल होते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड इंडिविजुअल्स पर्सनैलिटी। जैसे कि फूड या ड्रेस जो है, फूड या ड्रेस जो प्रेफरेंसेस होती हैं वो एग्जांपल हैं सेकेंडरी ट्रेड्स की। 5 फैक्टर मॉडल एक पेश किया गया जिसको बिग 5 भी कहा जाता है। तो ये कम्प्रीहेंसिव डिस्क्रिप्टिव पर्सनैलिटी सिस्टम जो कि मैप आउट करता है रिलेशनशिप को अमंग द कॉमन ट्रेड्स, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स और पर्सनैलिटी स्केल्स के अंदर। तो इनफॉर्मली इसको बिग 5 ट्रेड्स मॉडल या बिग 5 फैक्टर मॉडल भी कहा जाता है। अगर हम थेरीज़ की बात करें तो साइकोडायनामिक थेरीज़ में फ्राइड की जो साइकोडायनामिक थेरी जो है एम्फसाइज़ करती है इंस्टिंक्टिव बायोलॉजिकल एनर्जीज़ को, कि वो एक सोर्स होती है ह्यूमन मोटिवेशन की। या आपने याद रखनी है ये चीज़ें कि कौन सी तरीके क्या चीज़ जो है वो पेश करती है। तो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है फ्राइडियन थेरी का, उसके अंदर साइकिक एनर्जी वो कहता है कि पावर है जो डायरेक्ट करती है बिहेवियर को। अर्ली एक्सपीरियंसेस जो हैं वे की डिटर्मिनेंट्स है हमारी लाइफ लॉन्ग पर्सनैलिटीज़ के, साइकिक डिटर्मिनिज्म और पावरफुल अनकॉन्शियस प्रोसेस के। पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर जो है वो अकॉर्डिंग टू फ्राइड जो है वो कंसिस्ट होता है ईड, सुपर ईगो और रिकॉन्सिलिंग ईगो के दरमियान। ईड जो है वो बेसिकली प्लेयर प्रिंसिपल पे काम करती है, सुपर ईगो जो है वो मोरल प्रिंसिपल्स पे काम करती है, और जो ईगो है वो रियलिटी प्रिंसिपल्स पे काम करती है। ये भी आपने याद रखना है। अनएक्सेप्टेबल इम्पल्सिस की बात करें
तो जो अनएक्सेप्टेबल इम्पल्सेस होती हैं रिप्रेस्ड करती हैं, और ईगो जो डिफेंस मैकेनिज़्म है वो डेवलप होते हैं, और ये डेवलप टू लेसन एंजाइटी एंड बूस्टर सेल्फ इस्टीम। ये बेसिकली सेल्फ इस्टीम को बूस्ट करते हैं और जो है एंजाइटी को लेस करते हैं और रिप्रेस, तो ईगो जो डिफेंस मैकेनिज्म से होते हैं बेसिकली। तो पोस्ट फ्राइडियंस जिसमें कि एडलर, हॉर्ने और योंग जो है उन्होंने पुट ग्रेटर एम्फसिस ऑन ईगो फंक्शनिंग और सोशल वेरिएबल्स और लेस ऑन सेक्सुअल अर्जेस। यानी जो डिफरेंस भी था फ्राइडियन और पोस्ट फ्राइडियन के दरमियान वो भी यही था कि जो पोस्ट फ्राइडियंस थे या न्यू फ्राइडियंस जिनको कहा जाता है, उन्होंने जो है ईगो फंक्शनिंग के ऊपर और सोशल वेरिएबल्स के ऊपर ज़्यादा जोर दिया, जबकि जो फ्राइडियंस थे, फ्राइड थे, उन्होंने सेक्सुअल अर्जेस के ऊपर। और ये पर्सनालिटी को देखते हैं एक डेवलपमेंटल एज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस के तौर पर। ह्यूमनिस्टिक थेरीज़ की जब हम बात करते हैं पर्सनालिटी के, तो जो ह्यूमनिस्टिक थेरीज़ हैं फोकस करती हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के ऊपर, और कहते हैं कि जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बेसिकली ये ग्रोथ पोटेंशियल है इंडिविजुअल की, और ये जो थेरीज़ हैं होलिस्टिक हैं, डिस्पोजिशनल हैं और फिनोमेनोलॉजिकल हैं। इसके अलावा कंटेम्प्रेरी थेरीज़ जो हैं इन द ह्यूमनिस्टिक ट्रेडिशन फोकस करती है इंडिविजुअल्स लाइफ स्टोरीज़ के ऊपर, जो कंटेम्प्रेरी थेरीज़ हैं। सोशल लर्निंग और कॉग्निटिव थेरीज़ की हम बात करें तो सोशल लर्निंग जो थेरिस्ट हैं फोकस करते हैं अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन बिहेवियर और पर्सनैलिटी के, और इसको एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफरेंट हिस्ट्रीज ऑफ रीइंफोर्समेंट के हवाले से। जो कॉग्निटिव थेरिस्ट हैं वो एम्फसाइज उनका है इंडिविजुअल डिफरेंसेस के इन परसेप्शन एंड सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन ऑफ द एनवायरनमेंट के ऊपर। जो जूलियन रोटर है उसने एम्फसाइज किया था कि पीपल्स जो एक्सपेक्टेंसीज़ हैं अबाउट रिवार्ड, वो जिसमें कि हमारी जर्नल, इंटरनल और एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल ओरिएंटेशंस वगैरह शामिल हैं। वाल्टर माइकल जो एक्सप्लोर किया था उसने ओरिजिन्स ऑफ बिहेवियर एज इंटरेक्शन ऑफ पर्सनस एंड सिचुएशन के, जो ओरिजिन है बिहेवियर के वो इंटरेक्शन जो पर्सनस और सिचुएशन के दरमियान होता है उसकी वजह से होते हैं। एल्बर्ट बेंडोरा जो है उसने डिस्क्राइब किया था रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म अमंग पीपल, एनवायरनमेंट और बिहेवियर के दरमियान, तो ये आपने याद रखना है। सेल्फ थेरीज़ की बात करते हैं तो सेल्फ थेरीज जो है वो फोकस करती है इंपॉर्टेंस ऑफ द सेल्फ कॉन्सेप्ट फॉर अ फुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी, के सेल्फ कॉन्सेप्ट्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है अगर हम ह्यूमन पर्सनालिटी को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। तो जो कहते हैं कि पीपल जो है वो बिहेवियर्स के अंदर इंगेज होते हैं, जैसे कि सेल्फ हैंडीकैपिंग टू मेंटेन सेल्फ इस्टीम। इसके अलावा जो टेरर मैनेजमेंट थेरी है वो सजेस्ट करती है कि जो सेल्फ इस्टीम है वो हेल्प करती है अफराद को कि कोप विद थॉट्स अबाउट डेथ, जो इंसान की डेथ के हवाले से जो थॉट्स रखते हैं उनसे कैसे बचा जाए, वो इंसान को जो है ये जो टेरर मैनेजमेंट थेरी है ये सेल्फ इस्टीम कहा जाता है कि सेल्फ इस्टीम बेसिकली वो हेल्प करती है अफराद की कि वो मौत के ख़यालात से कैसे बच सकते हैं। जो क्रॉस कल्चरल रिसर्च है वो सजेस्ट करती है कि जो इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर्स हैं वो हमारी इंडिपेंडेंट जो कंस्ट्रूल्स हैं सेल्फ के उनको जो है वो बढ़ाते हैं, वेयर जो हमारे कलेक्टिविस्ट कल्चर्स हैं वो इंटरडिपेंडेंस जो कंस्ट्रूल्स होते हैं सेल्फ के उनको बढ़ाते हैं। ये कॉन्स्ट्यूल्स बेसिकली एक फिनोमेना है कि किस तरह से लोग जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं लाइफ को, उसको परसीव करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं अपने इर्द गिर्द मौजूद दुनिया की, यानी जो लोग इर्द गिर्द मौजूद दुनिया उसको अंडरस्टैंड करना, उसको परसीव करना जो है वो बेसिकली कॉन्स्ट्यूल्स होते हैं। इसके अलावा हम कंपेयरिंग पर्सनालिटी थेरीज़ की बात करें तो पर्सनालिटी थेरीज़ जो हैं वो जो कंट्रास्ट उनका है विद रिस्पेक्ट टू द एम्फेसिस दे पुट ऑन द हेरिडिटी वर्सेस एनवायरनमेंट के हवाले से है, यानी हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के हवाले से इनमें आपस में जो है वो कंट्रास्ट पाया जाता है। फिर लर्निंग प्रोसेसेस वर्सेस इननेट लॉज ऑफ बिहेवियर्स के हवाले से इनमें कंट्रास्ट पाया जाता है। पास्ट प्रेजेंट के हवाले से है और फ्यूचर के हवाले से, कॉन्शियसनेस वर्सेस अनकॉन्शियसनेस के हवाले से, और इंटर डिपोजिशन वर्सेस आउटर सिचुएशंस के हवाले से। हर थ्योरी जो है वो एक डिफरेंट कंट्रीब्यूशंस उनका है ह्यूमन पर्सनालिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए। इंशाल्लाह किसी और लेक्चर में आपको इन थेरीज़ के हवाले से मुकम्मल इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करें। हर थेरी पे एक अलग से लेक्चर हम डेवलप करेंगे ताकि इनको आप बेहतर तरीके से इन पर्सनालिटी की थेरीज़ को समझ सकें।
हम बात करते हैं इसकी असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी की, तो उसमें ऑब्जेक्टिव टेस्ट सबसे पहले बात करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट ऑफ पर्सनालिटी जो है वो टेस्ट हैं जिनमें के जो स्कोरिंग और एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है वो रिलेटिवली सिंपल होती है, और जो ये वेल डिफाइंड रूल्स जो होते हैं उनको फॉलो करते हैं। एक सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंट्री जो है एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट है जिसमें कि इंडिविजुअल एक सीरीज़ ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं उनको आंसर करते हैं और उनके थाट्स, फीलिंग्स और एक्शंस के हवाले से होते हैं। जो फर्स्ट सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंट्री थी वो वुडवर्थ की पर्सनल डाटा शीट थी, ये आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। फर्स्ट सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंट्री वुडवर्थ ने जो है इंट्रोड्यूस करवाई थी, उसका नाम था वुडवर्थ पर्सनल डाटा शीट। MMPI की बात करें, मैनिसोटा मल्टीफिजिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री जो है उसको डेवलप किया था यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिसोटा ड्यूरिंग द 1930s। जो करने वाले थे वो स्टार्क हाथवे और साइकेट्रिस्ट JR मैकेनले। तो मैकेनले और हाथवे ने इनको इंट्रोड्यूस करवाया और इसका बेसिक पर्पस था वो डायग्नोज करता था इंडिविजुअल्स को अकॉर्डिंग टू द सेट ऑफ साइकेट्रिक लेबल्स। फर्स्ट जो टेस्ट कंसिस्ट ऑफ था 550 आइटम्स पे कंसिस्ट था, और MMPI के 10 क्लिनिकल स्केल्स थे, और ईच जो है उसको कंस्ट्रक्ट किया गया था टू डिफ्रेंशिएट अ स्पेशल क्लिनिकल ग्रुप, जैसे कि इंडिविजुअल्स विद स्किज़ोफ्रेनिया ETC या फ्रॉम नॉर्मल कंपैरिजन ग्रुप्स के साथ। ये जो टेस्ट था इसके अंदर वैलिडिटी स्केल्स भी थे, और ये डिटेक्ट करते थे जो सस्पिशियस रिस्पॉन्सेस पैटर्न्स होते हैं, जैसे कि ब्लैटेंट डिसऑनेस्टी है, केयरलेसनेस है, डिफेंसिवनेस है वगैरह का। जो MMPI 2 है उसके अंदर ऐड किए गए 15 न्यू कंटेंट स्केल्स, और इनको ड्राइव किया जाता है यूजिंग इन पार्ट एक थ्योरेटिकल मेथड के ज़रिए से। इसके बाद NEOPI है। NEOPI बेसिकली न्यू पर्सनालिटी इन्वेंट्रीज को कहा जाता है, और ये रिकॉल करती है कि जो MMPI है वो डिज़ाइन की गई है इंडिविजुअल्स को क्लिनिकल प्रॉब्लम्स के साथ, और जो न्यू पर्सनालिटी इन्वेंट्री हमारी है ये डिज़ाइन की गई है टू असेस पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स इन नॉन क्लिनिकल अडल्ट पॉपुलेशंस के अंदर। जिसके अलावा ये मेजर करती है 5 फैक्टर मॉडल ऑफ पर्सनालिटी को, जिससे जो उसके बारे में हम पहले जिक्र कर चुके हैं। न्यू के अंदर N ही है, ये न्यूरोटिसिज्म की एब्रीवेशन है। E जो है एक्सट्रोवर्जन की है, और O ओपननेस को जो है वो इसमें वो उसकी एब्रीवेशन उसके लिए इस्तेमाल की जाती है। टेस्ट की हम बात करते हैं तो प्रोजेक्टिव टेस्ट जो एक पर्सन जो है उनको एक सीरीज़ जो है वो सीरीज़ ऑफ स्टिमुलाइज थी जो दी जाती है, और ये एक पर्पसली जो है एम्बिगुअस होते हैं, जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट जो पैटर्न्स होते हैं इनकम्प्लीट पिक्चर्स की फॉर्म में, ड्राइंग्स की फॉर्म में, और ये इंटरप्रेट किया जाता है इनको बहुत सारे तरीक़ों से। तो जो प्रोजेक्टिव टेस्ट हैं वो फर्स्ट जो है यूज़ किया गया था, उसको साइको एनालिस्ट्स ने यूज़ किया था, और उनका ख़्याल था कि जो इस तरह के जो टेस्ट होते हैं वो पेशेंट्स की जो अनकॉन्शियस पर्सनालिटी डायनामिक्स हैं उनको रिवील करने के लिए, उनको बताने के लिए। इसमें 2 इम्पोर्टेंट जो टेस्ट हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, रोशाइंग प्लॉट टेस्ट है और थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट है। रोशाइंग प्लॉट टेस्ट जो है उसको एक स्विस साइकेट्रिस्ट हरमन रोशा ने 1921 में, और एक एम्बिगुअस स्टिमुलाई जो है वो उसको सिमेट्रिकल इन ब्लॉक्स की शक्ल में, इंक ब्लॉट्स थे सॉरी, उनकी शक्ल में इनको दिया था। कुछ उसमें ब्लैक थे, कुछ वाइट थे, और सम जो है वो कलर्ड जो है वो टेस्टर्स रिकॉर्ड वर्बेटम्स इनको जो कलर्ड थे, तो जो टेस्टर्स थे वो रिकॉर्ड करते थे वर्बेटम्स को, जिनको यानी जो लोग कहते थे कि किस तरह और कितना वो टाइम उसमें लगाते थे रिस्पॉन्ड करने में, वो सारा। तो जो टोटल टाइम जो लेते थे वो पर इंक ब्लॉट जो है, और जो वे किस तरह से वो उस इंक ब्लॉट कार्ड को हैंडल करते थे, इन सब तमाम को जो है वो जो टेस्टर था वो रिकॉर्ड करते थे। इसके बाद एक सेकंड फेज़ उसकी आती है जिसको इंक्वायरी कहा जाता है। इसमें जो रिस्पोंडेंट था वो रिमाइंड उसको करवाया जाता था प्रीवियस रिस्पॉन्सेज को, और उससे पूछा जाता था कोई इनको एलेबोरेट करे। इसके अलावा जो रिस्पॉन्सेज होता है वो स्कोर किए जाते हैं। 3 मेजर फीचर्स उसके हैं। एक तो लोकेशन जो है, ये पार्ट ऑफ द कार्ड मैंशनड इन द रिस्पॉन्स, कौन सा हिस्सा उसमें मेंशन किया गया, और वेदर द रिस्पोंडेंट रेफर टू द होल स्टिमुलस और द पार्ट ऑफ इट और द साइज ऑफ द डिटेल मेंशनड। सेकंड जो है जो कंटेंट ऑफ द रिस्पॉन्स होते हैं, यानी उसके नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट और एक्टिविटीज़ जो नज़र आती हैं। तीसरा जो इसमें डिटर्मिनेंट्स थे
कि कौन से एस्पेक्ट्स जो कार्ड के, जैसे कि इसका कलर है, शेडिंग है, वो रिस्पॉन्स को प्रॉम्प्ट करते हैं। इसके बाद थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट जो है उसको हेनरी मरे ने 1938 में डेवलप किया था। इसमें जो रिस्पोंडेंट्स होते हैं उनको पिक्चर्स दिखाई जाती हैं कि एम्बिगुअस जो सीन्स दिखाए जाते हैं और उनसे कहा जाता है कि वो एक स्टोरी जनरेट करें उनके बारे में। उसके अलावा डिस्क्राइब किया जाता है कि अफराद जो है वो इस सीन्स में क्या देख रहे हैं, क्या हो रहा है और क्या सोच रहे हैं जो उसमें कैरेक्टर्स हैं, और इसमें कौन सा इवेंट जो है वो हो रहा है और किस तरह से हर सिचुएशन जो है वो ख़त्म होगी, यानी इसकी एंड क्या होगा। तो इसमें जो पर्सन एडमिनिस्टर कर रहे होते हैं टीएटी को, एवेलुएट करते हैं स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ द स्टोरीज़ को, इसके साथ साथ बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल्स को उनको जो बताया जाता है। इसके अलावा एक अटैम्प्ट है टू डिस्कवर सम ऑफ द रिस्पोंडेंट्स मेजर कंसर्न्स, मोटिवेशंस और पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स इसके ज़रिए से मेजर किए जाते हैं, उनकी जो है वो एवेलुएट किया जाता है। तो ये तो था जी आज का ह्यूमन पर्सनैलिटी के हवाले से हमारा जो लेक्चर था कि अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन पर्सनैलिटी, किस तरह से उसकी अंडरस्टैंडिंग होती है, कौन सी इसमें मेजर थीरीज़ हमने आपको ब्रीफली बताई। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाबियाँ नसीब फरमाए। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ नसीब फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक नसीब फरमाए। तो में याद रखिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।